उन आम लोगों का अपमान आपकी नज़र में कुछ नहीं है। बस 5 लोगों का अपमान और सम्मान ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अजब लॉजिक है। भूमिहारों की स्थिति थाली के बैगन जैसी होने में जरा भी संदेह नहीं रह जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं BPN भारत प्राइम न्यूज़ पर हमारी नई प्रस्तुति विमर्श श्रृंखला के इस पहले एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में संपन्न हुए बोचहां विधानसभा उपचुनाव में भूमिहार मतदाताओं के पाला बदलने की कहानी की। इस चर्चा में हमारे साथ है हमारे सहयोगी प्रशांत। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में भूमिहार मतदाताओं का भाजपा से पाला बदलकर राष्ट्रीय जनता दल का एक मुस्त समर्थन राजद की बड़ी जीत की मुख्य वजह बताई जा रही है और पाला बदलने की वजहों की भी खूब चर्चा हो रही है। आप इसे किस तरह देख रहे हैं? तेरे पाँवों के नीचे कोई ज़मीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इन बेहिसाब अंधेरों को मैं सुबह कैसे कहूँ, इन नज़ारों का मैं अंधा तमाशबीन नहीं। ये जो पूरी थ्योरी जो फैलाई जा रही है या यूँ कहें कि फैलाई गई है, माफ़ कीजिएगा, मैं जहाँ से चीज़ों को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, मुझे इस थ्योरी से इत्तेफाक रखने में या इस थ्योरी को मानने में थोड़ी परेशानी है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। वर्तमान के गिनती की तुलना करें अगर पिछले चुनाव के वोटों से, तो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। एनडीए के जो उम्मीदवार थे मुसाफिर पासवान, उनको जितने वोट मिले थे और इस चुनाव में एनडीए को जो वोट मिला है उसमें 22,000 वोटों की कमी है। दूसरी तरफ राजद उम्मीदवार को पिछली बार जितने वोट मिले थे उसमें और अभी जो वोट मिले हैं उसमें जो डिफरेंस है, ये बढ़ा हुआ डिफरेंस है, वो डिफरेंस है महज 16,000 का। इसको समझने के लिए एक और चीज़ पर अगर हम बात करें तो वो है जातिगत समीकरण। जैसा कि आप सबको पता है कि बोचहां विधानसभा पूरे क्षेत्र में जो निर्णायक वोट है वो मुख्यतः यादव, मुस्लिम और भूमिहार, इन तीन जातियों के वोट निर्णायक हैं। इसके अलावा रविदास, पासवान, सहनी, इन लोगों का वोट सीधा चुनाव के परिणाम को पर सीधा असर डालने में सक्षम है। पिछली बार सहनी, पासवान, भूमिहार, ये 3 मुख्य जातियां जो कि चुनाव परिणाम पर सीधा असर डालने में सक्षम है, इसका पूरा समर्थन एनडीए के उम्मीदवार को था। दूसरी तरफ राजद उम्मीदवार के साथ यादव और मुस्लिम समर्थन था, जो कि उनका अपना कोर वोट बैंक भी कहा जाता है। इस बार क्या हुआ? इस बार सहनी एनडीए से बिल्कुल अलग हो गए। सहनी वोटर्स बिल्कुल अलग हो गए, वो वीआईपी पार्टी के साथ चले गए। दूसरी तरफ पासवान वोटर्स भी एनडीए के साथ छोड़ करके और स्वजातीय उम्मीदवार राजद के उम्मीदवार के साथ गए। आप पासवान वोटर्स के संख्या बल का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि चुनावों के ठीक पहले यहाँ के सांसद अजय निषाद पासवान वोटर्स को लुभाने के लिए दिल्ली में चिराग पासवान से मिलने गए थे। समझी जा सकती है कि उस मुलाकात के पीछे की मंशा क्या रही होगी। लेकिन अब उनका तो अब चिराग पासवान का एनडीए के साथ जो अपना गुणागणित चल रहा है वो भी जग जाहिर है।
नतीजा पासवान वोटर्स भी स्वजातीय राजद उम्मीदवार के साथ चले गए। तो सहनी टूटे 100%, पासवान वोटर्स टूटे और भूमिहार कुछ, मैं ये कहूँगा कुछ वोटर्स ही भूमिहार के टूटे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि एनडीए के उम्मीदवार के खाते में 22,000 वोट कम हो गए पिछले चुनाव के अपेक्षा। और वोट बढ़ा किसका? राजद का। कितना बढ़ा? 16,000। पिछली बार एनडीए के साथ सहनी वोटर्स थे, जो सहनी वोटर्स इस बार राजद के साथ नहीं गए, वो वीआईपी में चले गए और उनके वीआईपी में चले जाने के कारण इनका 22,000 जो घटा तो राजद का 22,000 नहीं बढ़ा। राजद का कितना बढ़ा? 16,000। अब आप समझिए कि राजद का वोट बढ़ रहा है 16,000 और उस 16,000 में भूमिहार भी हैं और पासवान भी हैं, और जीत का अंतर कितना है? तकरीबन 35,000। अब ये समझने की बात है कि भूमिहार वोटर्स अगर इस बार राजद के खेमे में नहीं जाते तो क्या परिणाम जो आया है चुनाव का, उस परिणाम पर कोई अंतर पड़ने वाला था? क्योंकि ये 16,000 जो बढ़ा है, तो चलिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर, आशावादी होकर मैं ये मान लेता हूं कि 50-50 का रेशियो, मतलब 50% इस 16,000 का 50% पासवान वोटर्स और 16,000 का 50% भूमिहार वोटर्स। तो पासवान तो कितना, भूमिहार वोटर कितना आया? 8,000। 8,000 भूमिहार वोट अगर इस बार राजद के पाले में गया है तो, और फर्ज कीजिए कि वही 8,000 नहीं, चलिए मान लेते हैं 10,000, वो 10,000 वोट अगर इस बार भूमिहार का राजद को नहीं भी मिलता, फिर भी इस बोचहां उपचुनाव का जो चुनाव परिणाम आया है, इस चुनाव परिणाम पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं था, परिणाम वही होता। तो मेरे अपने विचार से इस परिणाम के पीछे की मुख्य वजह भूमिहारों का राजद के पाले में जाना नहीं, बल्कि उससे कहीं बड़ी वजह सहनी समाज का एनडीए से मोहभंग होकर के पूरी तरह स्वीप करके और किसी और के पाले में चले जाना है। और इसके लिए निश्चित तौर पर मुकेश सहनी की ये एक बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाएगी। ठीक है, वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी वाले फैक्टर की चर्चा अलग से हम दूसरे एपिसोड में करेंगे, लेकिन अभी अगर बात केवल भूमिहार मतदाता की करें तो अपमान और सम्मान वाले थ्योरी से कितना सहमत हुआ जा सकता है? मैं ये समझने में खुद को लाचार महसूस कर रहा हूँ कि एक तरफ अगर अपमान है तो दूसरी तरफ सम्मान कैसे? एक विधान परिषद के उम्मीदवार, आपकी जाति से उम्मीदवार का दे दिया जाना, आपके पूरे जाति और पूरे समुदाय का सम्मान आपने मान लिया। अगर यही मान और सम्मान या सम्मान और अपमान का यही क्राइटेरिया है, अगर यही पैमाना है, फिर मुझे बताएं कि राजद ने कब, वो कौन सा दौर था, एक भी भूमिहार जाति को उसने कभी उस दौर में, उस पीरियड में उसने टिकट नहीं दिया था। मतलब कि अगर हर दौर में एक भी भूमिहार जाति को अगर राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया था तो उसने कभी आपका अपमान नहीं किया। फिर आप इतने दिनों तक राजद के नाम से इतने एनर्जेटिक क्यों थे? आपको चिढ़ क्यों थी? क्योंकि टिकट तो उसने दिया है, हर दौर में दिया है। देखिए, अपमान और सम्मान, ये राजनीतिक गुणागणित को अपने हिसाब से चलाने के लिए एक मुहावरा गढ़ा गया है। इससे ज़्यादा इसकी अहमियत और कुछ नहीं है। पुराने ज़माने से बात चली आ रही है
फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले उसके लायक बनो, फिर उसकी अपेक्षा करो। सम्मान मांगने की चीज नहीं होती, सम्मान कमाने की चीज होती है। आप इस तरह से हो हल्ला मचाकर, क्या लगता है आप सम्मान आपको मिल जाएगा? दिवा स्वप्न है। आप बदले हुए हालात को समझने के लिए कतई तैयार नहीं है। आप वही रहना चाहते हैं जो आप कभी हुआ करते थे। यह अलग बात है कि वो सही था या गलत था, यह दूसरा विषय है, लेकिन आप वही रहना चाहते हैं। जबकि पूरी सामाजिक जो परिस्थिति है, परिदृश्य है, राजनीतिक जो माहौल है, तमाम चीजें बदल चुकी हैं। आप वही रहना चाहते हैं और फिर ये भी उम्मीद करके बैठते हैं कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। मैं खुद को नहीं बदलूंगा, लेकिन सामने वालों को मुझे हर हाल में सम्मान देना चाहिए। अजब लॉजिक है। आप एक चीज बताइए, अमिताभ बच्चन सदी के सबसे बड़े नायक, महानायक उनको कहा जाता है। आज समय बदला, उनकी अवस्था बदली, तमाम परिस्थितियां बदली। अगर आज के समय में भी वो ये जिद मान करके अगर बैठ जाएं कि नहीं, मैं हमेशा से हीरो के रूप में कास्ट होता रहा हूं, आज भी मैं हीरो के रूप में ही कास्ट होऊंगा, नहीं तो फिर मतलब मैं कोई बात ही नहीं करूंगा, इसके अलावा कोई मतलब है, कोई जस्टिफिकेशन है इस बात का? कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को हमेशा से ये मानते रहे हैं कि आप समाज के पुरोधा थे और आज भी मानते हैं कि हैं। ये आपका मानना है, समाज नहीं मान रहा। ये आप मान रहे हैं कि समाज के पुरोधा हैं। मानने से क्या होता है? खुद के मानने से क्या होता है? आप मुझे बताएं कि समाज में आज वर्तमान में किन दूसरी जातियों के सुख दुख में आप उनके साथ खड़े रहे हैं? आपने उनकी आवाज बनने की कोशिश की है या उसका प्रयास किया है? या बस एक मंच बना लिया, फलां ये, फलां वो, और उसके बाद केवल चुन चुन कर अपने समाज के लोगों के को देखना, उनको सुनना, उनके साथ खड़े होना? ये करने से आपको पूरा समाज आपको स्वीकार कर लेगा? क्या अपमान आपका हुआ है? अपमान किसको कहते हैं वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। अपमान किसको कहते हैं? बहु बेटियों की, घर के अंदर भी बहु बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं थी। सरेआम चौक चौराहों पर नाम लेकर, मैं बता नहीं सकता इतनी गंदी गालियां दी जाती थी और सामने में दी जाती थी। मैं क्या बताऊं आपको, वो सब कुछ, वो एक कैंडिडेट किसी पार्टी ने क्या दे दिया, वो सब कुछ धुल गया। वो सारा अपमान सम्मान में बदल गया। कैसी थ्योरी है? अरे आज आप जिन के अपमान की बात कर रहे हैं, चुनिंदा लोगों की बात आप कर रहे हैं, चलो एक मिनट के लिए मान लिया कि वाकई उनका अपमान हुआ है, मान लिया, तो चुनिंदा लोगों का अपमान वो महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सामान्य लोग, सामान्य जीवन जीने वाले लोग, जिनका राजनीति से सीधा कोई सरोकार नहीं, रोजमर्रा की अपनी जिंदगी जीने वाले लोग, उनकी क्या, वो उन निर्दोष लोगों को उस दौर में जिस तरह से अपमानित, जलील होकर के और जिंदगी जीनी पड़ रही थी, उन आम लोगों का अपमान आपकी नजर में कुछ नहीं है। बस 5 लोगों का अपमान और सम्मान ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा चलिए एक बात बताइए कि जो भी
45,000 वोट देवी कुमारी को आया है, क्या आप बता सकते हैं? अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि भूमिहारों ने एनडीए को वोट नहीं किया है, तो क्या आप ये दावा आप ये बता सकते हैं कि वो 45,000 वोट देवी कुमारी को किसने दिया है? इस कौम की बुद्धिजीविता अभी ऊपर वाले ने बना के रखी हुई है, और आज भी उसे अच्छी तरह पता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। बहरहाल इस बदले हुए परिदृश्य में भूमिहार वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आप कितना पूरा होते हुए देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पूरा होने की बात है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यही स्टैंड और यही स्थिति रही समाज के मार्गदर्शकों के द्वारा, तो भूमिहारों की स्थिति थाली के बैगन जैसी होने में जरा भी संदेह नहीं रह जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भविष्य का आकलन आमतौर पर भूतकाल के अनुभवों के आधार पर किया जाता है। फर्ज करें, मान लेते हैं कि भूमिहारों ने राजद को समर्थन एकमुश्त कर दिया आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्या ये भूमिहार समाज के जो मार्गदर्शक हैं, क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं समाज को कि उस समर्थन के बावजूद जो पिछले शासनकाल में भूमिहारों के साथ हुआ वैसा कुछ बिल्कुल नहीं होगा? इसकी गारंटी दे सकते हैं क्या? यह पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप इसी तरह से आप ढोल पीटते रहे और बीजेपी ने भी आपको दरकिनार करके आपको फाइनली इग्नोर करना शुरू कर दिया, और राजद की अगर बात करें तो राजद अपने पिछले शासनकाल के रास्ते पर अगर चल निकला और इधर बीजेपी ने भी आपको दरकिनार कर दिया, कहां के रहेंगे? कहां जाएंगे? कौन सुनेगा आपकी? किसको सुनाएंगे? कौन सोचेगा ये? मैं ये कतई नहीं कहता अपमान जैसा कुछ, इग्नोरेंस जैसा कुछ, अन्याय जैसा कुछ अगर लग रहा है तो उसका प्रत्युत्तर ना किया जाए, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में हमारी बौद्धिकता दिखनी चाहिए। इसी बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में, ठीक है, आप एनडीए से, भाजपा से आप बहुत नाराज थे, आप चुनाव का बहिष्कार कर सकते थे, यह तो था ना आपके हाथ में। आप चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर सकते थे, आपकी मर्यादा बच जाती, आपका महत्व भी साबित हो जाता, लेकिन आपने वो भी नहीं किया और मार ली अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी, और जोर जोर से नारा लगाकर, ये देखो मैं कुल्हाड़ी मार रहा हूं, देखो मैं कुल्हाड़ी मार रहा हूं, और दूसरे लोग हंस रहे थे। मतलब मैं तो सोच सोच के परेशान हूं कि आखिर मतलब कि कौन सी रणनीति के तहत इस तरह की का अदूरदर्शी फैसला किया गया। आपने चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं किया? आप दूसरे पाले में जाने का आपने डिसीजन ले लिया। क्या यही एकमात्र तरीका था अपनी ताकत दिखाने का? माफ कीजिएगा, मैं इसे अदूरदर्शिता के अलावा और कुछ नहीं समझता। हाँ, एक चीज हो सकती है, मैं उस चीज को मानता हूं, बहुत बेबाकी से मैं अपनी बात कह रहा हूं, और वो ये हो सकता है कि बंद दरवाजे या बंद पर्दे के पीछे कि कुछ राजनीतिक सेटिंग गेटिंग जैसा कुछ मामला हो सकता है। हालांकि मैं इसके पे मतलब मेरे पास तथ्य नहीं है,
लेकिन मुझे ऐसा, मैं थोड़ी देर के लिए ये मान सकता हूँ कि इसकी ये करने के लिए एक लैम एक्सक्यूज़ एक गढ़ा गया, मान अपमान सम्मान का एक लैम एक्सक्यूज़ गढ़ा गया। क्योंकि ये जो लॉजिक निकाल दिया गया उसकी हकीकत तो मैंने आपके सामने रखी कि कितना बढ़िया वो डिसीजन रहा। तो जहाँ तक राजनीतिक महत्वाकांक्षा अचीव करने या हासिल करने की जो बात आपने अभी पूछी है, मुझे लग रहा है कि नहीं, ये इससे कुछ भी हासिल, रेदर जो कुछ भी अभी हासिल था उसको भी गंवाने के लिए, मतलब खुद का अपना ताबूत बनाने की शुरुआत पहली कील ठोकी जा चुकी है। अगर यही जारी रहा तो आगे भगवान मालिक है। तो ये था हमारा आज का विमर्श। इसमें हमने एक तत्कालिक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण रखा। आप हमारे दृष्टिकोण से कितना सहमत है, कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।